गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर जिसका नाम माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है के अंतर्गत आज मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सम लागत रेखा, जिसको हम आइसो कॉस्ट लाइन बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। सम लागत रेखा क्या होती है? सबसे पहले आप जान लीजिए कि सम लागत रेखा जो है ये जो आपका उत्पादक होता है, उत्पादक के सामने को निर्धारित करने का एक उपकरण होता है। उत्पादक के सामने को निर्धारित करने में जितने भी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उनमें से एक सम लागत रेखा का ही प्रयोग किया जाता है। सम लागत रेखा जो होती है इसको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे इसको हम साधन कीमत रेखा भी बोलते हैं। सम लागत रेखा को हम क्या बोलते हैं? साधन कीमत रेखा। सम लागत रेखा को हम साधन कीमत रेखा, व्यय रेखा, व्यय रेखा या इसी को हम फर्म का बजट नियंत्रण रेखा, फर्म की बजट नियंत्रण रेखा। ठीक है। अब ये रेखा क्या होता है इसको समझने से पहले जरा सा मैं आपको याद दिला दूं। जब हम लोग पढ़ रहे थे इंडिफरेंस करो एनालिसिस, तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत जो उपभोक्ता होता है, जो कंज्यूमर होता है, उसका जो साम्य जहां पर हम स्थापित करते थे, किए थे पीछे के क्लासों में, तो वहां पर आपने देखा था कि इस उपभोक्ता के साम्य के निर्धारण में एक उपकरण के रूप में बजट रेखा या कीमत रेखा का प्रयोग किया जाता था। याद है आपको? बजट रेखा या कीमत रेखा? कीमत रेखा या उसी को आय रेखा, बजट रेखा या कीमत रेखा के नाम से जानते हो, है ना? ये क्या होता था? आय रेखा या बजट रेखा वह रेखा होती थी जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता था, उसके अधिकतम संयोगों को बताता था, जो कि उपभोक्ता की दी हुई आय तथा वस्तुओं के बाजार कीमत पर खरीद सकता था। यानी उपभोक्ता जो है अपनी दी हुई आय द्वारा वस्तुओं की बाजार कीमत पर उनको क्रय कर सकता है। कितनी वस्तुओं की मात्रा को क्रय कर सकता है अधिकतम, उस क्षमता को, उसकी अधिकतम मात्रा को कौन बताता था? उपभोक्ता के, ये बताता था। ये उत्पादक की सीमा रेखा है, उत्पादक के लिए, फर्म के लिए। यानी फर्म जो है कितना क्रय कर सकता है, खरीद सकता है, कितना वो व्यय कर सकता है। किस पर व्यय करना है? साधनों पर व्यय करना है। वहां पर हम वस्तुएं खरीदते थे, यहां पर क्या खरीदेंगे? हम उत्पादन के साधन खरीदेंगे, है ना? उत्पादक क्या खरीदेगा? उत्पादक वस्तुएं तो खरीदेगा नहीं, वो तो वस्तुओं को बनाता है। वस्तुओं को बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? उत्पादन के साधन चाहिए। वो उत्पादन के साधनों को खरीदता है। तो जब उत्पादन के साधनों को खरीदना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन के साधन की कुछ कीमत होगी, उसके लिए एक निश्चित लागत होगा। उसी पर वो क्या करेगा? उसको खरीदने के लिए क्या करेगा? व्यय करेगा। तो इस प्रकार से जो है
हम बात करें सम लागत रेखा को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? सम लागत रेखा, सम लागत रेखा दो साधनों, देखिए ये दो वस्तुओं की मात्रा को बताता है, तो ये दो साधनों की मात्रा को बताएगा, है ना। तो दो साधनों की अधिकतम मात्रा के, अधिकतम मात्रा की विभिन्न संयोगों, विभिन्न संयोगों को बताता है। दो साधनों की अधिकतम मात्रा के विभिन्न संयोगों को बताती है, जो कि फर्म साधनों की एक दी हुई कीमत जो फर्म साधनों की एक दी हुई कीमत तथा एक दी हुई लागत एक दी हुई लागत या व्यय द्वारा खरीद सकता है या क्रय कर सकता है, खरीद सकता है या क्रय कर सकता है, तो खरीद सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सम लागत रेखा कहते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है? सम लागत रेखा क्या बताता है? महत्वपूर्ण बातें क्या है? ये दो साधनों की बात करता है। ये कितने साधनों की बात करेगा? दो साधनों। जैसे आइसो प्रोडक्ट कर्व समोत्पाद वक्र दो साधनों की बात करता है, समोत्पाद अनुसूची दो साधनों की बात करता है, समोत्पाद मानचित्र दो साधनों की बात करता है, वैसे ही समोत्पाद या सम लागत जो रेखा है ये जो है दो साधनों की बात करता है। और दो साधनों की अधिकतम मात्रा, है ना, यानी ये अधिकतम कितनी मात्रा आप पहले साधन या दूसरे साधन की अधिकतम कितनी मात्रा को आप खरीद सकते हैं, तो अधिकतम मात्रा के अधिकतम दोनों के मात्रा के जो भी संयोग बनते हैं विभिन्न संयोगों को बताता है। एक संयोग को नहीं बताता, अनेकों संयोगों को बताता है, जो कि दो साधनों के अधिकतम मात्रा को बताती है। जो फर्म या उत्पादक क्या करता है? साधनों की एक दी हुई कीमत, साधनों की एक दी हुई कीमत मतलब दोनों साधनों की जो कीमतें हैं वो फिक्स हैं, वो स्थिर हैं, वो दी हुई हैं, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। यानी उन दोनों साधनों की कीमतें क्या हैं? स्थिर हैं। उन स्थिर कीमतों पर, है ना, तथा एक दी हुई लागत, यानी जो लागत है कितना आपको खर्च करना है, आपको कितना व्यय करना है, इसकी लागत कितनी है ना, दोनों साधनों को खरीदने में, ये भी फिक्स है। कीमतें भी फिक्स हैं, कितना आपको व्यय करना है ये भी फिक्स है, इसमें भी परिवर्तन नहीं होता, है ना। तो इस प्रकार से निश्चित लागत के द्वारा जो है उत्पादक जो है या फर्म जो है कितना जो है खरीदने पर, उसको खरीदने के लिए जो है कितना व्यय कर सकता है, व्यय तो निश्चित है, तो वो कितना जो है खरीद सकता है ना, वह किस तरह से या कितना उसकी अधिकतम सीमा क्या है, उसकी लिमिट क्या है। उत्पादक या फर्म जो है वो कितना व्यय कर सकता है एक निश्चित लागत पर, एक निश्चित जो है कीमतों पर वह अधिकतम कितना व्यय कर सकता है ना, कितना वह खरीद सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सम लागत रेखा कहते हैं। आप देखिए, चूंकि ये साधनों की कीमत की बात करता है, इसलिए इस रेखा को साधन कीमत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, चूंकि ये
साधनों पर जो है व्यय करने की बात करता है उत्पादक द्वारा, इसलिए इसको हम व्यय रेखा भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी फर्म होता है ना, उसका जो भी वो व्यय उसका होता है साधनों पर, उसकी जो लागत होती है वो निश्चित होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। निश्चित होने के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं कि फर्म की ये बजट नियंत्रण रेखा है। बजट नियंत्रण, लागतें निश्चित हैं, फिक्स हैं, इसलिए इसको बजट नियंत्रण रेखा भी कहते हैं। और चूंकि लागत समान है, स्थिर है, समान है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सम लागत रेखा भी कहते हैं। ठीक, आइए अब हम जो है सम लागत रेखा को एक एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण में हम एक ऐसे उत्पादक या फर्म की बात करेंगे जो दो साधनों पर कुल 60 रुपये व्यय करना चाहता है ना, अर्थात जो कुल लागत होगी वो 60 रुपये है। वह 60 रुपये जो है व्यय करेगा, है ना। लागत जो होगी दोनों साधनों की, दो साधनों की बात करते हैं, दोनों साधनों की जो लागतें हैं वो कितना है, 60 रुपये है। ठीक, और यहाँ पर जो मान लीजिए जो साधन है वो श्रम है और पूंजी। अब श्रम की जो कीमत है पूंजी की जो कीमत है जैसे वस्तुओं की कीमतें होती है वैसे इसलिए उत्पादन के साधनों की भी कीमतें होंगी। ये भी क्या होती है, स्थिर होती है, जैसा कभी आपने पढ़ा। श्रम की मान लीजिए कि 1 रुपये, 1 रुपये प्रति इकाई। श्रम की 1 रुपये प्रति इकाई और पूंजी की 2 रुपये प्रति इकाई। ठीक है, जब ऐसी स्थिति है कि लागत स्थित है, फिक्स है 60 रुपये, कीमतें दोनों की अलग अलग रेट दिया हुआ है, ये भी स्थित है, स्थिर है, 1 रुपये प्रति इकाई, इसका 2 रुपये प्रति इकाई है। यदि उत्पादक जो है केवल श्रम पर जो है लागत लगा रहा है, व्यय कर रहा है, तो वह जो है कुल 1 रुपये के हिसाब से कुल 60 रुपये खर्च करना है तो 60 इकाइयाँ जो है खरीद सकता है। और पूंजी जो है, पूंजी पर ही यदि वो व्यय करना चाहता है रुपये को अपने, तो ऐसी स्थिति में जो है वह अधिकतम 2 रुपये के हिसाब से 30 इकाई पूंजी का वह क्रय कर सकता है, खरीद सकता है। तो अधिकतम कितना खरीद सकता है, कितना जो है दोनों की अधिकतम सीमा को कितना वो खरीद सकता है, तो उसी को बताता है सम लागत रेखा। तो मैंने अलग अलग जो है आपको अधिकतम बताया, इसके बीच में बहुत सारे संयोग हो सकते हैं। तो उन संयोगों को आइए हम टेबल के द्वारा, सारणी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम संयोग ले लेते हैं। जैसे जो आपका अधिकतम और न्यूनतम जो संयोग होगा, इसको ए बी से हम दर्शा दें, और इसके बीच में ए और बी से अधिकतम न्यूनतम को दर्शा दें, और इसके बीच में मान लीजिए कुल 5 संयोग हमने ले रहे हैं। इस प्रकार से कुल 7 संयोग हो जाएंगे। बीच वाले का नामकरण हम पी क्यू करके लिखेंगे, तो पी क्यू आर एस टी, 5 संयोग, 1 2 3 4 5, और ये ऊपरी वाला और निचला जो लिमिट है इसको हम ए बी से दर्शाएं। इस तरीके से आपका ऐसे आप लाइन खींच लें ताकि आपको समझने में आसान हो। इस तरीके से आप, ठीक है।
ये संयोग हो जाएगा। इधर हम साधन लिख लेंगे श्रम और पूंजी की। श्रम की कितनी इकाइयाँ हैं? आप यहाँ इकाइयाँ का प्रयोग कर सकते हैं, इकाई सब जगह। यहाँ पूंजी की इकाई या केवल पूंजी लिखिए। श्रम और पूंजी की कितनी इकाई आप खरीद सकते हैं, है ना, कीमत रेखा के द्वारा, सम लागत रेखा के द्वारा। तो यही चीज़ हमको यहाँ दिखाना है। हम यहाँ पर आगे बना सकते हैं कुल साधन व्यय। कुल साधन का व्यय कितना किया जा रहा है? कुल साधन व्यय, जो कुल साधन पर व्यय करेंगे इसी को हम लागत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लागत। और ये जो हम करेंगे रुपए में करेंगे। किस में करेंगे? रुपए में करेंगे। तो यहाँ पर आप रुपए लिख दीजिए। यहाँ पर भी आप इकाई का प्रयोग कर सकते हैं, श्रम की इकाइयाँ, पूंजी की इकाइयाँ। ठीक है, इसको आप यहाँ से मिला लीजिए। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम श्रम की और पूंजी की इकाइयाँ हम लेंगे। लागत कितनी है? 60 रुपये आपको फिक्स है। रेट यहाँ पर आपका दिया हुआ, ये भी आपको दिख रहा है। मैंने आपसे कहा कि यदि श्रम की जो है 0 कर ले रहे हैं, पूंजी पर जो है आप व्यय करना चाहते हैं, तो पूंजी पर कितना खर्च करना पड़ेगा? 2 के हिसाब से 60 रुपये है ये, तो 30 इकाई का आप प्रयोग कर सकते हैं। पूंजी कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। और यहाँ पर जो टोटल जो साधन पर व्यय हो जाएगा वो 0 + 30 करके हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके हम 0 किस रेट से? 1 के रेट से। तो यहाँ 0 गुणते 1 लिखिए, चाहे केवल 0 लिख दीजिए, क्योंकि 0 1 का 0 ही होता है। यहाँ 30 इकाई है, किस रेट से? 2 के रेट से। इस प्रकार से श्रम और पूंजी पर खर्च कितना हुआ? ये 0 हो गया। ये 30 दूना 60, 60 और 0 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, रुपए में रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हम इसको बढ़ाएं, तो ये क्या होगा? अपने आप घटना शुरू करेगा। ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? घटना शुरू कर देगा। मान लीजिए ये हम 10 इकाई ले रहे हैं, 10 इकाई लेंगे तो 10 1 का 10 रुपये ये हो जाएगा। बचेगा कितना? 50 रुपये। तो 50 रुपये मतलब 25 के हिसाब से 25 इकाई इसकी हो जाएगी। तो 25 दूना 50, 10, 60 रुपये हो जाएंगे, है ना? बात समझ आ रही? यहाँ मान लीजिए इसको हम 20 इकाई ले रहे हैं, ये आपका हो जाएगा कितना? 20 गुणते, यहाँ हमने 10 का गुणा कर दिया, 1 का ही गुणा करना है। ठीक है, क्योंकि कीमत एक ही है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी 1 से ही करेंगे, तो 20 1 का 20 ही हो जाएगा। बचा कितना? 60 में से 20 घटाए 40 बचा। 40 में हमको पूंजी निकालना है, तो कितनी इकाई हो जाएगी? 20 इकाई। तो 20 गुणते 2, तो 20 दूनी 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। इस तरीके से यहाँ पर यदि हम इसको 30 कर दें तो 30 1 का 30 हो जाएगा, बचा 30। ये कितने का हो जाएगा? 15 का। तो 15 गुणते 30 और 30 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम 40 करें तो ये 40 हो जाएगा, तो बचेगा 20, है ना, क्योंकि 40 1 का 40 और 20 है तो कितना खरीद सकते हैं हम? 10 इकाई, क्योंकि 10 गुना 20 60 हो जाएगा। यहाँ इसका हम 50 करना चाहते हैं तो बचता है 10। जब 10 बचेगा तो 5 पूंजी खरीद सकते हैं। पूंजी की 5 इकाई, क्योंकि 5 गुणते 2 10 हो जाएगा, और 10 और 50 60 हो जाएगा। एकदम 60 का प्रयोग यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 60 गुणते 1 प्लस 0 गुणते 2 कितना हो जाएगा? 60। पूरे सारणी को आप देखें, पूरे सारणी में आप देख रहे हैं कि जो लागत है वो 60 रुपये है, और इस 60 रुपये पर जो है श्रम और पूंजी के अलग अलग संयोगों को AP
क्यू आर एस टी वी अलग अलग संयोगों को दिखा रहा है ना। और ये जो दिखा रहा है अलग अलग संयोगों को, ये कीमत रेखा पर ये सारे संयोग कहाँ पे स्थित होंगे, कीमत रेखा पर स्थित होंगे। तो आइए इसी को हम रेखा चित्र के द्वारा कीमत रेखा बनाते हैं और इन संयोगों को आपको वहाँ पर दर्शाते हैं। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई सारणी। अब इसी को हम रेखा चित्र बनाकर इसको क्लियर करते हैं। ठीक, आइए इसको जो है हम रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से हम रेखा चित्र बना लेंगे। ये एक्स अक्ष होगा, वो मूल बिंदु होगा, यहाँ पर वाई अक्ष होगा। एक तरफ रहेगा आपका श्रम, एक तरफ रहेगा पूंजी। यहाँ पर आपका श्रम या श्रम की इकाइयाँ पूरा लिख दीजिए। श्रम या श्रम की इकाइयाँ, यहाँ पूंजी या पूंजी की इकाइयाँ। ठीक है, यहाँ पर हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, दोनों की साधनों की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर इस सारणी को ही यदि यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे देखिए श्रम में हमको 10 60 ना 10 करके 60, यानी ये 10 को हम 1 मान लें तो 6 खाने पर बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 10 20 करके लिखना है। 10 20 30 40 50 60 इकाइयाँ। ठीक है, और ये आपका 30 तक अधिकतम है, 5 5 करके। तो 5 5 करके अब लिखेंगे तो 5 6 30, 6 खाने यहाँ पर भी बन जाएंगे। यहाँ पर भी आप 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इस तरीके से 5 10 15 20 25 30। इतना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको छोटा कर दीजिए। इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर वाई अक्ष यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि इसकी जो अधिकतम सीमा, इसकी अधिकतम सीमा को आप डायरेक्ट मिला सकते हैं और यही आपका ए बी, यही कीमत रेखा होगी। यही क्या होगी, आपकी कीमत रेखा होगी। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, बाद में इन बिंदुओं के हिसाब से यहाँ पर बनाइए। चाहे आप पहले बना के तब इसको रेखा को खींचिए। ठीक है, आप बना के भी खींच सकते हैं। जैसे पहले पे क्या है, श्रम 0 है, ए पर श्रम 0 है और ये 30 है। ये 0 है, श्रम 0 है और पूंजी 30 है, मतलब बिंदु कहाँ मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, इसलिए पहले से बना हुआ। पी संयोग देखिए कहाँ पे प्राप्त होगा, 10 25, श्रम का 10 और इसका 25, यानी ये आपका 10 और ये 25, ये बिंदु होगा, पी होगा। ऐसे ये आप देखिए 20 20 का ये आप देखिए, है ना, ये 20 20 पी क्यू, है ना, ये बिंदु मिल रहा। ऐसे 15 का और 30 का संयोग मिल रहा है आपको। 15 देखिए यहाँ पर, सॉरी 30 और 15 का, तो आर संयोग है, 30 पर 15 है ना। यहाँ पर आप देखिए यश संयोग 40 10 है, 40 ये है और 10 ये है। इस तरीके से यश संयोग मिल रहा है। यहाँ पर 50 है, टी पर तो ये कितना है 5, इस तरीके से बन गया। चाहे तो आप इस तरीके से पहले ये संयोग बिंदु ऐसे आप निकाल कर
तब इसको मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए, है ना। बी पर देखिए 60 है श्रम और पूंजी 0 है, यानी यहाँ पे चलेंगे 60 और पूंजी क्या है 0 है, इसलिए इसी बिंदु पे रहेंगे। तो बी बिंदु कहाँ पे मिलेगा आपको, एक्स अक्ष पे ही रहेगा, 60 पे ही रहेगा। तो इस तरीके से आप इन जितने भी संयोग हैं इनको मिलाती हुई जो रेखा खींचेंगे, यही रेखा क्या होगी, इसी को हम बोलेंगे कीमत रेखा, सॉरी इसी को सम लागत रेखा बोलते हैं। तो चित्र में आपका जो है ए बी जो है यही क्या है, सम लागत रेखा है। सम लागत रेखा है, जो कि दो साधनों के अधिकतम मात्रा के विभिन्न संयोग, देखिए अलग अलग संयोग, विभिन्न संयोगों को बताता है, जो कि फर्म या उत्पादक द्वारा दी हुई कीमतों पर, दोनों साधनों की दी हुई कीमतों पर तथा दी हुई लागत पर क्या कर सकता है, खरीद सकता है या क्रय कर सकता है। इसी को हम क्या करते हैं, सम लागत रेखा कहते हैं। क्लियर हो गया सम लागत रेखा क्या होता है। अब आइए हम आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि जो सम लागत रेखा है इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, और जो परिवर्तन होता है तो इसका स्वरूप क्या हो जाता है, तो कौन से कंडीशन होते हैं और इसका स्वरूप कैसा होता है, आइए जरा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दो कंडीशन होते हैं, इसमें परिवर्तन के दो कंडीशन होते हैं। दोनों कंडीशनों पे मैं चर्चा यहाँ पे कर लूँ, जरूरी है, लेबर है, ये कैपिटल है। पहला कंडीशन कब होगा, क्योंकि ये जो लागत है जिस पर जो है व्यय किया जाता है उत्पादक के द्वारा, और एक क्या है वस्तु की साधनों की कीमतें हैं, या तो लागत में परिवर्तन हो जाए अर्थात जो व्यय किया जाता है उसमें परिवर्तन हो जाए, तब इसकी स्थिति बदल जाएगी। मूल जो लागत रेखा है उसमें सम लागत रेखा उसमें परिवर्तन हो जाएगा, या फिर जो है साधनों की कीमतों में से किसी साधन की कीमत में परिवर्तन हो जाए, तब भी जो है मूल जो सम लागत रेखा होगा उसमें परिवर्तन हो जाएगा। यदि उत्पादक का जो है यदि व्यय में बदल जाता है उसमें चेंजिंग होती है, व्यय में यदि परिवर्तन होता है तो जब वो अधिक व्यय करना, जैसे 60 रुपये है, 60 रुपये से मान लीजिए वो 120 रुपये खर्च करना चाहते हैं, व्यय को अपने बढ़ा देता है। जब व्यय बढ़ाएगा तो निश्चित रूप से दोनों साधनों में जो है, दोनों साधनों का अधिक इकाई जो है वो क्या करेगा, क्रय करेगा। तो ऐसी स्थिति में इसी के पैरेलल, इसी के समांतर जो है ये आपका लागत वक्र, सम लागत वक्र ऊपर तरफ जा सकता है, कम करेगा तो इसी के पैरेलल नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, कमी या वृद्धि करता है तो इस तरीके से इसी के पैरेलल ऊपर नीचे होता है जब व्यय में वृद्धि करता है। और यदि वो जो है एक साधन में जो है परिवर्तन करता है, मान लीजिए श्रम में जो है परिवर्तन करता है, उसकी अधिक मात्रा खरीदना चाहता है, तो केवल एक ही इस तरीके से परिवर्तन होगा, ए बी डैश या ए बी कमी करता है इस तरीके से। तो इस तरीके से यदि कीमतों में परिवर्तन होता है, साधन की किसी एक कीमत में परिवर्तन होता है, तो इस तरीके से जो है सम लागत रेखा में परिवर्तन होता है। और यदि उत्पादक के व्यय में परिवर्तन होता है तो इस तरीके से आप देखेंगे कि समांतर पैरेलल लाइन में जो है ये ऊपर या नीचे होता है। तो ठीक है, आज के क्लास में हम लोगों ने सम लागत रेखा या साधन कीमत रेखा के बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।